नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों, यूपी टीजीटी स्पेशल क्लास मैं आपको बता रहा था, जिसमें सामाजिक विज्ञान के लिए मैंने भूगोल के काफ़ी टॉपिक आपको बता दिए हैं पुराने वीडियोज में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्थल मंडल। तो आप देखेंगे सिलेबस में स्थल मंडल के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, अपक्षय, अपर्दन और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर करेंगे आपके वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताया देता हूँ कि स्थल मंडल होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिनमें कि पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर पर्यावरण के 3 घटक हैं जो आपस में एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे बोलते हैं भूमंडल या फिर स्थल मंडल। और गैस की जो परतें हैं जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे बोलते हैं वायुमंडल, जैसे कि जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और भी गैसें आपको मिल जाती हैं। और पृथ्वी के एक बहुत ही बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे बोलते हैं जलमंडल। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ़, जल, जलवाष्प, ये सभी चीज़ें होती हैं जिन्हें मिलाकर के जलमंडल बोला जाता है। और इन तीनों के अलावा एक और मंडल होता है, उसे बोलते हैं जीवमंडल। और जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो ये जो बातें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि स्थल मंडल या जल मंडल या फिर वायुमंडल पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये हैं क्या। तो हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर जीवन संभव कैसे है, इन तीनों की वजह से ही जीवन संभव है। एक जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, दुनिया है, उसे बोलते हैं स्थल मंडल या भूमंडल। हमारे चारों ओर जो गैसेस हैं उस एरिया को बोलते हैं वायुमंडल। और जहाँ पर जल पाया जाता है उसे बोलते हैं जलमंडल। और जहाँ पर ये तीनों स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ जीवन संभव होता है, उसे बोलते हैं जीवमंडल। अभी हम देखेंगे स्थल मंडल के बारे में, यानी कि पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं वो क्या हैं। तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं वो भी धीरे धीरे उसमें गति हो रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती है। तो क्या आपको एक बात मालूम है कि पहाड़ी और पर्वत, इसमें अंतर क्या है? तो पहाड़ी कौन से भाग को कहते हैं? जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। और 600 मीटर से अधिक की ऊंची और खड़ी ढाली वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहाड़ी और पर्वत में अंतर क्या है, तो अगर कोई छोटी सी चट्टान जो कि 600 मीटर से छोटी है उसे बोलते हैं पहाड़ी, और अगर 600 मीटर से ऊंची चट्टान है उसे बोलते हैं पर्वत। अभी हमारे जो प्रमुख जो स्थल स्वरूप हैं उनमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पर्वत श्रृंखला हैं, पर्वत हैं, पठार है, नदियां हैं, सहायक नदियां जो यहाँ पर बह रही हैं, झील, ये डेल्टा बना रहे, ये सभी क्या हैं? विभिन्न स्थल रूप हैं जो धरती पर हमारे आसपास पाए जाते हैं। यही सब मिलकर के बनाते हैं स्थल रूप। तो अभी ये जो स्थल रूप है ये बना कैसे है, यानी कि जो स्थल मंडल है वो आखिर कैसे है? कहीं पर ये ऊंचा नीचा है, कहीं पर समतल है। तो ये 2 प्रकार की प्रक्रियाओं की वजह से ऐसा होता है। एक तो होती है आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई मैदान है जो कि हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें हल्की हल्की गति चलती रहती है। तो ये होती है एक आंतरिक प्रक्रिया। तो जिसकी वजह से, आंतरिक प्रक्रिया की वजह से जो पृथ्वी है वो कहीं कहीं धंस जाती है अंदर या फिर कहीं कहीं उठ जाती है। और दूसरी एक प्रक्रिया होती है बाह्य प्रक्रिया। जो बाह्य प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया क्या है कि जो स्थल है उसके लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो हमें बाहर दिखती है, जैसे कि पृथ्वी की सतह जो कि टूटती जाती है, जिसे कि अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन यानी कि धीरे धीरे कर घिस करके टूटना। तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो सतह है वो नीची हो जाती है, यानी कि जैसे कि नदियाँ हमारे यहाँ आपने देखी होंगी, तो नदियाँ जो एरिया है वो किससे? अपर्दन और अपक्षय की क्रिया की वजह से ही बनती है। तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा जब सतह जब नीची हो जाती है, गड्ढे टाइप के हो जाते हैं, तो निक्षेपण की प्रक्रिया, निक्षेपण यानी कि उस जगह पर धीरे धीरे मिट्टी आकर के बैठती रहती है, भराव होता रहता है। नदियाँ आती हैं या हवा आती हैं, वो अपने साथ जो भी चीज़ें लेकर के आती हैं उस जो निचली जगह है उसको भरती रहती हैं, तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। तो यहाँ से आपको अपर्दन याद रखना होगा। अपर्दन क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के घिस करके टूटने को बोलते हैं अपर्दन। और निक्षेपण क्या होता है कि निक्षेपण जिससे कि किसी भी चीज़ के द्वारा, जैसे कि बहते हुए जल, वायु या फिर बर्फ़,
इनके द्वारा धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें साथ में आती हैं, नदियाँ वगैरह ये चीज़ें लाती हैं और उस जगह को भर देती हैं। तो इस वजह से क्या वहाँ का भराव दोबारा से होता है। तो बहुत सारे जो स्थल रूप हैं जैसे इनकी ऊंचाई और ढाल, तो उसके आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे पर्वत बोलते हैं, किसी को पठार बोलते हैं और किसी को मैदान बोलते हैं। तो पर्वतों की अगर बात करें, पर्वत जो कि पृथ्वी की सतह से ऊंचे होते हैं और पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है, यानी कि जैसे नीचे से चौड़ा होते हुए ऊपर जाकर के एक चोटी बनती है, उसे बोलते हैं पर्वत। और बहुत सारे जो पर्वत होते हैं वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं और जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाएंगे जलवायु ठंडी हो जाती है। और कुछ पर्वत होते हैं जहाँ पर बर्फ़ की नदियाँ भी जमी होती हैं। बर्फ़ जैसे हिमालय वगैरह में आप देखेंगे छोटी छोटी नदियाँ ऊपर होती हैं बर्फ़ की, तो उन्हें हिमानी बोला जाता है। इसके अलावा पर्वत सिर्फ वही नहीं होते हैं जो हमें ऊपर दिखाई पड़ते हैं, कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो समुद्र के भीतर भी हैं और जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। और पर्वत जब एक रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उन्हें श्रृंखला बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये पर्वत दिखाई जा रहे हैं, तो यहाँ पर पर्वतों के प्रकार में एक बलित पर्वत, जैसे कि हिमालय है जो कि बलित पर्वत में आता है। तो बलित पर्वत के बारे में ये ऐसे करके जो बताया गया है, ऐसे मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत होते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया था पर्वतों का एक पिक्चर, तो वो बलित प्रकार का पर्वत है, क्योंकि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्वत सिर्फ बाहर ही नहीं होते, जैसा कि हम देखते हैं हिमालय पर्वत या कोई और पर्वत, लेकिन प्रशांत महासागर में यानी कि समुद्र के अंदर एक मोनोकी पर्वत है जो कि हवाई द्वीप के पास है। तो वो सागर की सतह से नीचे है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10,205 मीटर, जो कि एवरेस्ट से भी ऊंची है। तो आप ये याद रखिए कि पर्वत सिर्फ और सिर्फ स्थल रूप में ही नहीं है, महासागरों के अंदर भी हैं, जो कि हमारे वे बाहर जो पर्वत दिखते हैं उनसे भी ऊंचे हैं। तो मैं बात कर रहा था पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो हिमालय और जो आल्प्स पर्वत जो हैं वो बलित पर्वत के उदाहरण हैं, क्योंकि इनकी जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ है और उनका जो चोटी है वो शंकु के आकार की है, शंक्वाकार है। भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया की वजह से यह श्रृंखला घिस गई है, क्योंकि हवा के साथ जो अपर्दन होता है उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये जो श्रृंखला है वो घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के जो अपलेशियन और रूस में जो यूराल पर्वत हैं जो कि गोलाकार दिखाई पड़ते हैं ऊपर से, इनकी भी ऊंचाई कम है और ये भी एक पुराने बलित पर्वत हैं। जब किसी पर्वत का एक बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और वह ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। बलित पर्वत आपको मालूम चल गया जो ऊपर से गोलाकार हो जाते हैं अपर्दन की वजह से। भ्रंशोत पर्वत कौन से हैं, जब एक बहुत बड़ा भाग ऊपर से टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये जो उसका ऊपर का भाग है और ये इसका नीचे का बेस है। जब ये यहाँ से टूट के यहाँ पे नीचे गिर गया है तो ये भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो ऊपर उठे हुए खंड को क्या बोलते हैं, हास्ट या उत्खंड, और नीचे धसे हुए खंडों को बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश। ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ था इसे उत्खंड बोलते हैं और ये नीचे जो ऊपर से गिर के धस गया है इसे द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। तो भ्रंशोत पर्वत के बारे में आपको मालूम चल गया कि भ्रंशोत पर्वत कौन से होते हैं, जब कोई पर्वत ऊपर से टूट जाता है। और जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी की क्रियाओं की वजह से बनते हैं, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, इस तरीके के पर्वत के उदाहरण हैं जो कि ज्वालामुखी जब क्रिया होती है उसकी वजह से जो पर्वत का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब पर्वतों का लाभ क्या होता है, पर्वत बहुत तरीके से लाभदायक होते हैं हमारे लिए। एक तो पर्वत क्या है, जल का स्टोरेज करते हैं। बहुत सी नदियाँ हैं उनका स्रोत पर्वतों में ही जो हिमानी होती हैं उनमें ही होता है, जैसे हमारी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और जलाशयों से जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पानी द्वारा जो बिजली उत्पन्न करते हैं उसमें भी हो जाता है। नदी घाटियाँ और जो वेदिकाएँ हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। और पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और पर्वतों में जो वन होते हैं तो वनों से हमें ईंधन, चारा या रहने के लिए और भी दूसरी चीज़ें यूज करने के लिए गोंद, रेजिन, ये सभी मिलते हैं। और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी पर्वतीय भाग घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है, अट्रैक्टिव होता है।
ज्वालामुखी पर्वत का आप एक चित्र देख सकते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब ज्वालामुखी यहाँ से उत्पन्न होता है, फटता है, तो जो लावा होता है, जो मैग्मा, वो यहाँ से नलिकाओं से निकलता है और धीरे धीरे करके जब लावा ठंडा होता है तो इस तरीके से एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। पर्वतों के बाद बात करते हैं पठार की। पठार और पर्वत में अंतर क्या होता है? पर्वत जिनका आधार चौड़ा होता है और जो इनका शिखर है शंकु के आकार का होता है, जबकि पठार क्या होता है? एक नॉर्मली एक ज़मीन से एक सपाट भूमि होती है जो उठी हुई होती है, यानी कि टेबल के टाइप की। तो पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यह अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के यानी कि टेबल के समान सपाट होता है, तो उसे बोलते हैं पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई अगर हम मीन समुद्र सी लेवल से देखा जाए तो 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। भारत में जो दक्कन के पठार हैं वो भी एक पुराने पठारों में से एक है। कीनिया, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी इस प्रकार के पठार के ही उदाहरण होते हैं। पठारों से हमें फ़ायदा क्या है? पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे विश्व के जितने भी जो खनन क्षेत्र हैं वो हमें हर जगह पर पठारी भागों में ही मिलते हैं। जैसे अफ्रीका का पठार है वो सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जैसे छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। और पठारी क्षेत्रों में बहुत से जो वाटरफॉल हैं वो भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नदी है वो ऊंचाई से नीचे गिरती है। जैसे भारत में छोटा नागपुर पठार पर जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ पर जो हुंडरू वाटरफॉल है, कर्नाटका में जोग वाटरफॉल है, और जो लावा पठार है वहाँ पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है जो कि उपजाऊ होती है और वहाँ पर जो खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। अब बात करते हैं मैदान की। मैदान मीन्स एक समतल भूमि। जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार, इनमें आप देखेंगे जो समतल भूमि है दूर दूर तक उसे मैदान बोलते हैं। मैदान क्या होता है? जो एक मीन सी लेवल है, माध्य समुद्री तल, उससे 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, उस भाग को मैदान बोलते हैं। और कुछ मैदान हैं बहुत ज़्यादा ही समतल होते हैं। और मैदान सबसे ज़्यादा इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि जो नदियाँ जो पर्वतों से नीचे की तरफ आती हैं वो मैदानों में बहती हैं और वो मैदानी इलाकों को इतना अपर्दित कर देती हैं कि वो अपर्दित पदार्थों में अपने साथ में बहुत सारे उपजाऊ पदार्थों को लेके आती हैं, जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट और घाटियों को भर देती हैं, जिससे कि मैदान का निर्माण हो जाता है। और ये मैदान इसीलिए अधिक उपजाऊ हो जाते हैं। और इन मैदानों में रहने के लिए और जीवन यापन के लिए जो परिवहन वगैरह के जो साधन हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर ही जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू पठारी या पहाड़ी भागों के। अगर हम स्थल रूप की बात करें तो स्थल रूप में हमारे सभी महाद्वीप आ जाते हैं। तो महाद्वीप जो कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये जो पूरी जल राशि है उसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये महाद्वीप हैं कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगर पूरे के पूरे हम डिवाइडेशन की बात करें तो जो स्थल मंडल का जो ज़्यादातर भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और जल मंडल का दक्षिणी गोलार्ध में। अब जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है और एशिया के जो पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि इसे यूरोप से अलग करते हैं। और यूरोप और एशिया के मिले हुए भाग को बोलते हैं यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। एशिया के बगल से महाद्वीप आता है यूरोप, जो कि एशिया से बहुत छोटा है और ये महाद्वीप है जो कि एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त होकर के गुजरता है उत्तर में और यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मानचित्र में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूरोप महाद्वीप कहाँ पर है। अफ्रीका महाद्वीप जो कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं यानी कि विषुवत वृत्त और कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं। और जो विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश है वो लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यही एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है और यह महाद्वीप भी चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो भी अफ्रीका में ही है। इसके बाद बात होती है उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे
एक स्थल संधि है जिसे बोलते हैं पनामा स्थल संधि, उससे जुड़ा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप मैप में देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी स्थल संधि है। स्थल संधि होती क्या है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जल संधि क्या होती है? पानी का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे कि समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर है ये जो आप यहाँ पे देखेंगे, पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के बीच में, जो कि इधर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बोला जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। 3 महासागर कौन से हैं उत्तरी अमेरिका के साइड में? इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर और इसके उत्तर में है आर्कटिक सागर। दक्षिण अमेरिका की बात करें अगर हम, तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर हैं, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वो भी इसी महाद्वीप में फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी बहती है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया की बात। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अभी अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, या यूँ कहिए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव है वो कि इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यहाँ पर हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ही ढकी रहती हैं और यहाँ पर कोई भी स्थायी मानव का निवास नहीं है। यहाँ पर बहुत से देशों ने शोध केंद्र यानी कि रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर हैं जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अभी हम मैप में देखेंगे कि कहाँ पर हैं ये सभी महाद्वीप। तो अगर पूरे स्थल मंडल की बात करें पृथ्वी पर तो चारों तरफ पानी पानी है और ये जो महाद्वीप एरिया है यही एक स्थल मंडल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ कौन से महासागर हैं? ये अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है और ये है अंटार्कटिका जो कि नीचे पूरा बर्फ़ का एरिया है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यही सब है पूरा स्थल रूप। तो आप देख सकते हैं कि स्थल मंडल का जो सिलेबस था टीजीटी का, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। इनके अलावा जो चीज़ें बची हुई है उन्हें हम अगले वीडियो में भी कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।